जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस सेट 12 के डिस्कशन की। जी हां दोस्तों, आप सभी कहेंगे कि सर इस सेट को तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है, तो आप फिर से इसको क्यों डाल रहे हैं। वो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि आपका जो पीछे वाला साइंस सेट 12 का डिस्कशन था उसमें एक क्वेश्चन में फॉल्ट था और ये क्वेश्चन आपका गलती से सॉल्व हो गया था और आंसर भी गलत आ गया था। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सबों के बीच में गलत कंसेप्ट जाएं और आप सभी हमेशा उहापो या कन्फ्यूजन की स्थिति में रहें। एक्चुअली में जिस वक्त मैंने उस सेट को तैयार करा था उस वक्त जो मैंने उसका सॉल्यूशन करा था तेजी में कर दिया था, मैंने बारीकी से उस चीज को देखा नहीं था, जिसकी वजह से आपका आंसर भी गलत आ रहा था और सॉल्यूशन भी मैंने आपको गलत बताया था। तो इस चीज की पूरी जिम्मेवारी हमारी है और इसीलिए मैंने उस वीडियो को प्लेलिस्ट से हटा दिया है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना, मैं फिर से उसी वीडियो को सुधार करके आप सबों के बीच डाल रहा हूं ताकि आपके बीच में कोई कंफ्यूजन न रहे और आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाए। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा साइंस सेट 12 है इसका पीडीएफ पहले से ही टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के जुड़ सकते हैं और सारे पीडीएफ और क्वेश्चन को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो डैश होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसकी गति पहले कम होती है फिर बढ़ती है। दूसरा ऑप्शन है इसकी गति बढ़ती है। तीसरा ऑप्शन है इसकी गति कम हो जाती है और चौथा ऑप्शन है इसकी गति पूर्ववत रहती है। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं, सर विरल माध्यम को हम लोग इंग्लिश में रेयरर मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेयरर मीडियम कहते हैं। और विरल माध्यम में जो प्रकाश की गति होती है, विरल माध्यम में जो प्रकाश की गति होती है वो क्या होती है, तो सर ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जब हम लोग सघन माध्यम की बात करते हैं तो आप सभी कहते हैं कि सर इसको इंग्लिश में हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम। और इसमें प्रकाश की जो गति होती है, इसमें प्रकाश की जो गति होती है वो क्या होती है, तो सर कम होती है। क्या होती है, कम होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम में होगी तो उसकी गति ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे ही वो सघन माध्यम में जाएगी उसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि प्रकाश की गति सबसे तेज किस में होती है तो आप सभी क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर प्रकाश की गति सबसे तेज निर्वात में होती है, यानी कि वैक्यूम में होती है। कितनी होती है, तो आप सभी को मालूम होगा कि 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मेरे मित्र अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि प्रकाश की गति का खोज किसने करा था तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे रोमर नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा था, रोमर नामक वैज्ञानिक ने करा था। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रकाश की गति की खोज कब हुई, आप सभी कहेंगे कि सर प्रकाश की गति की खोज रोमर के द्वारा 1676 ईस्वी में की गई। कब की गई सर, 1676 में करी गई। साथ ही अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश की गति का खोज रोमर ने किसके द्वारा किया था या किसकी सहायता से किया था, तो आप सभी कहेंगे कि बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों के गति को देख करके रोमर ने प्रकाश की गति का पता लगाया था। साथ ही अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि अगर प्रकाश की किरणें अपवर्तन की घटना के लिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि सर प्रकाश की किरणें अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, किस लिए, अपवर्तन की घटना के लिए, तो जैसे ही वो सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा सर, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो आप सभी हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें अपवर्तन की क्रिया के लिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और ध्यान में रखिएगा कि अपवर्तन के प्रोसेस के लिए अगर प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, कहाँ आएगी सर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, तब क्या होगा, तो आप सभी कहेंगे सर अभिलंब से दूर हटेगी। क्या कहेंगे, अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे,
आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 0.05, दूसरा ऑप्शन है 0.3, तीसरा ऑप्शन है 0.1 और चौथा ऑप्शन है 2। क्या होगा इसका आंसर। ध्यान में रखिएगा कि हम लोग का जो ग्रुप डी साइंस से 12 का पीछे वाला सेशन था, आपके उस सेशन में इसी क्वेश्चन में फॉल्ट था और इसी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो मैंने आपको गलत बता दिया था। तो आपको परेशान नहीं होना है, आज के इस सेशन से हम लोग इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन समझ लेंगे। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और उस उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पे एक वस्तु रखी हुई है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि वस्तु का आवर्धन कितना होगा। ध्यान दीजिएगा कि जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो डायग्राम के माध्यम से करते हैं तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आती है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये आपका क्या है सर, ये आपका एक उत्तल दर्पण है, तो इसका सर एक नाम रख देते हैं एम, और एम डैश क्या है हमारा, एक उत्तल दर्पण है। ध्यान दीजिएगा कि ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो आप सभी ये कह सकते हैं कि सर ये उत्तल दर्पण का ध्रुव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये फोकस बिंदु हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि P से लेकर के F तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी कहेंगे सर फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो सर R/2 होता है, यानी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, फोकस दूरी आधी होती है। साथ ही साथ आप सभी क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे एक और पॉइंट होता है जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आपके क्वेश्चन में डाटा क्या दिया हुआ है, तो सर क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है कि ये जो हमारा उत्तल दर्पण है इसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कितना है सर, 5 सेंटीमीटर। साथ ही साथ उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लीजिए कि ए बी आपका कोई वस्तु है और ये उत्तल दर्पण से कितना दूर पर रखा हुआ है सर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो आपका वस्तु है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी आवर्धन कितनी होगी, यानी कि m इक्वल टू व्हाट। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन के लिए आप सभी कहते हैं कि गुरुजी आवर्धन इक्वल टू फार्मूला होता है -v/u। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे जो माइनस साइन है इसका मतलब आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि सर ये माइनस साइन बता रहा है कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है और साथ ही साथ क्या है, उल्टा है। तो आप सभी ये भी कह सकते हैं कि सर जब वास्तविक प्रतिबिंब की बात की जाएगी तो वहां पे हम लोग आवर्धन -v/u निकालेंगे, या अगर आभासी प्रतिबिंब की यहाँ पे बात की जा रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि सर आभासी प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन का मान होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो सर आभासी प्रतिबिंब के लिए हम m इक्वल टू v/u भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन में किसकी बात की जा रही है, आप कहेंगे सर उत्तल दर्पण की बात की जा रही है। उत्तल दर्पण हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, आप कहेंगे सर आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या होगा, m इक्वल टू v/u हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमको तो सिर्फ क्वेश्चन में वस्तु दूरी मालूम है और वस्तु दूरी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमको तो सिर्फ u मालूम है जबकि v मालूम ही नहीं है। तो सर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो सर दर्पण सूत्र के सहायता से निकालेंगे। आप सबों को मालूम है कि दर्पण सूत्र में क्या होता है सर, तो आप कहते हैं कि 1/f जो है वो किसके बराबर होता है, तो 1/v + 1/u के बराबर होता है। मेरे मित्र, आप फिर से कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में तो फोकस दूरी नहीं दिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, और आप कहते हैं कि सर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो हम 5/2 ना लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर जब 5/2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो उत्तल दर्पण है उसका फोकस दूरी कितना होगा, आप कहेंगे सर 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है, कहाँ से मालूम है सर, तो चिन्ह परिपाटी के नियम से मालूम है। कहां से मालूम है, चिन्ह परिपाटी के नियम से मालूम है, साइन कन्वेंशन के नियम से मालूम है कि जो वस्तु दूरी होती है चाहे अवतल दर्पण में हो या फिर उत्तल दर्पण में हो, वो हमेशा क्या होती है सर, आप कहते हैं ऋणात्मक होती है। तो यहां पे भी जो आपका वस्तु दूरी है वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर ये बताओ कि जब हम लोग यहाँ पे वस्तु दूरी को माइनस कह रहे हैं, ऋणात्मक में कह रहे हैं, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा। हमेशा ध्यान में रखना है कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होता है, धनात्मक होता है। जबकि जब हम लोग वस्तु दूरी की बात करते हैं उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण में, तो वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है सर, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है।
ध्यान में रखिएगा कि अगर आप यहाँ पे भी निकालना चाहेंगे तो आप सभी कहेंगे कि सर 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी अगर हम यहाँ पे 1/2.5 कर दे, क्यों, क्योंकि फोकस दूरी आपका कितना है 2.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 1/2.5 माइनस क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे हमारा वस्तु दूरी क्या है -10 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 1/f माइनस u है, तो ये माइनस तो आपका रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। आप फिर से कहेंगे कि सर तब तो ये हो जाएगा 1/2.5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप सभी कहेंगे कि सर अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हम सभी कह सकते हैं कि सर ये हो जाएगा, अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 10/25 प्लस 1/10। मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे 10/25 है प्लस 1/10 है, तो अगर हम 25 और 10 का एलसीएम लें तो 50 हो जाएगा, 25 दूना 50, 10 दूना 20 हो जाएगा और 10 पचे क्या हो जाएगा सर 50, यानी कि ये हो जाएगा 20/5 25/50। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25 और ये हो जाएगा 25 दूना 50, यानी कि आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि सर v इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद v इक्वल टू 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 2 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि आपको प्रतिबिंब दूरी कितना आया, आप कहेंगे सर 2 सेंटीमीटर। क्या निकालना था, आवर्धन निकालना था, तो आप कहेंगे कि सर ये फॉर्मूला से बनाएं या फिर हम लोग ये फॉर्मूला से बनाएं, तो जिससे मन करे आप उससे बना सकते हैं। कैसे, तो ध्यान दीजिए कि जब आप यहाँ पे कह रहे हैं कि सर आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो आवर्धन होगा वो धनात्मक होगा, तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि सर ये हो जाएगा 2/10। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2। प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा, आप सभी कहेंगे सर 0.2 होगा, लेकिन आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या दिया हुआ है, तो सर सही आंसर 0.3 दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपका जो ये सॉल्यूशन है ये आपकी यूथ पब्लिकेशन बुक में भी गलत है, साथ ही और जितने भी बुक हैं जिसमें भी 0.3 आंसर आ रहा है, ये सर आंसर ही गलत है, क्योंकि सॉल्यूशन आपका कुछ इस तरह से होगा। क्योंकि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लाइट से संबंधित, तो वहां पे हम लोग साइन कन्वेंशन रूल यानी कि चिन्ह परिपाटी को जरूर फॉलो करते हैं। बगैर चिन्ह परिपाटी के रूल के आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता है। तो जहां भी आपको 0.3 इस क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल रहा है, ध्यान में रखिएगा कि वहां पे चिन्ह परिपाटी नियम का पालन नहीं किया गया है, बिल्कुल ही क्या है सर, गलत है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि चलो सर आपने इस फॉर्मूला से तो निकाल दिया, लेकिन ये बताओ कि इस फॉर्मूला से कैसा बनेगा, तो सर यहां भी आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे, तो आप कह रहे हैं कि गुरुजी m इक्वल टू क्या होता है, -v/u होता है, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर ये माइनस साइन तो यहीं पे रहेगा। प्रतिबिंब दूरी हमारा कितना है, तो सर प्रतिबिंब दूरी तो धनात्मक है, कितना 2, और आपका जो वस्तु दूरी है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर वस्तु दूरी तो हम लोग -10 सेंटीमीटर लेते हैं, ये आपका -10 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी कि वैल्यू आपका कितना आएगा, 0.2 ही आएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब की बात करी जाए तो आवर्धन के लिए आप ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, और जब भी आभासी प्रतिबिंब की बात की जाए आवर्धन के लिए ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। आपका दोनों ही सिचुएशन में आंसर सही आएगा, बस आपको कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। ध्यान में रखिएगा कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को सुधार लेंगे और आप अपने ऑप्शन नंबर बी में ही 0.3 को काट करके क्या लिख लेंगे, 0.2 लिख लेंगे। भाई मेरे इसी क्वेश्चन में फॉल्ट था, इसी चीज को बताने के लिए यहाँ पे मुझे इस वीडियो को फिर से डालना पड़ा। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान बढ़ता है, कम होता है, आधा हो जाता है, एक ही रहता है, क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब किसी परिपथ में बहुत सारे प्रतिरोध श्रृंखला में जुटे हुए रहते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में जुटे हुए रहते हैं, तब उससे बहने वाली धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब बहुत सारे प्रतिरोध, जैसे कि थोड़ा देर के लिए आप मान लीजिए यहाँ पे कि ये आपका क्या है सर, 3 प्रतिरोध हैं, जिसका हम लोग नाम रख देते हैं R1, R2, R3, और ये तीनों प्रतिरोध किस में जुटे हुए हैं, आप सभी कहेंगे सर श्रेणी क्रम में जुटे हुए हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि सर जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुटता है तब उससे जो बहने वाली धारा होती है वो क्या होती है सर, समान रहती है।
बहने वाली धारा क्या होती है सर, समान रहती है, जबकि इन तीनों ही प्रतिरोध का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है सर, अलग अलग होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब आपका प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुटा हुआ रहेगा तो धारा उससे क्या होगी सर, समान बहेगी, जबकि विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। और आप यहाँ पे ये कह भी सकते हैं कि सर ये हमारा R1 प्रतिरोध है, इसके विभवांतर को हम लोग V1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके विभवांतर को हम लोग V2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके विभवांतर को हम लोग V3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप सभी इस चीज़ का गांठ मान लेंगे कि जब भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुटेगा तो इससे बहने वाली धारा का मान समान होगा, जबकि जो इसका विभवांतर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जब किसी परिपथ में प्रतिरोध श्रृंखला में जुटे हुए रहते हैं तो उससे बहने वाली धारा क्या होती है, आप कहेंगे समान रहती है। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि श्रृंखला में जुड़े हुए प्रतिरोध के लिए समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो आप सभी कहते हैं कि सर श्रृंखला में जुड़े हुए प्रतिरोध के लिए समतुल्य प्रतिरोध को हम लोग RS से रिप्रेजेंट करते हैं, और RS इक्वल टू क्या हो जाता है, तो सर जितना भी प्रतिरोध श्रृंखला में जुटा हुआ रहता है उन सब के मान को जोड़ देते हैं, यानी कि RS इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर और प्रतिरोध रहता तो उसको भी हम लोग क्या करते, जोड़ देते। ध्यान में रखिएगा कि जब भी प्रतिरोध आपका श्रेणी क्रम में जुटेगा यानी कि श्रृंखला में जुटेगा तो इससे जो मिलने वाली प्रतिरोध यानी कि समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा वो क्या होगा, तो सर महत्तम होगा। क्या होगा, महत्तम होगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि महत्तम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो सर श्रेणी क्रम में या श्रृंखला क्रम में जोड़ते हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, तब उससे बहने वाली धारा का मान क्या होता है, हमेशा कहेंगे कि सर जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुटा हुआ होगा तो धारा उससे क्या होगा, अलग अलग बहेगा, यानी कि करंट का मान क्या हो जाएगा सर, अलग अलग हो जाएगा, जबकि विभवांतर क्या रहेगा सर, आप सभी कहेंगे कि सर विभवांतर समान रहेगा। विभवांतर क्या रहेगा, समान रहेगा। जस्ट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि विभवांतर अलग अलग होता है लेकिन धारा आपका क्या रहता है, समान रहता है, जबकि समांतर क्रम में धारा अलग अलग हो जाता है, विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है। ध्यान में रखिएगा कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध के लिए समतुल्य प्रतिरोध को हम लोग 1/RP से रिप्रेजेंट करते हैं, या सीधे सीधे कह सकते हैं सर RP से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1/RP इक्वल टू क्या होता है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ध्यान में रखिएगा कि आप जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब आपको जो प्रतिरोध का मान मिलता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध का जो समतुल्य वैल्यू होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे न्यूनतम होता है। क्या होता है सर, मिनिमम होता है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि ऊष्मा के जूल नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा कुछ कारकों पर निर्भर होती है, इसमें निम्न में से किसे आरोपित किया जा सकता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है सर्किट में प्रवाहित हो रही धारा, दूसरा ऑप्शन है धारा चालक का प्रतिरोध और इसमें धारा के प्रवाहित होने की समय अवधि, तीसरा ऑप्शन है चालक का प्रतिरोध, चौथा ऑप्शन है धारा और धारा के प्रवाहित होने की समय अवधि। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब किसी परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो परिपथ आपका गर्म हो जाता है, और जो वो गर्म होता है यानी कि उससे जो ऊष्मा निकलती है वो ऊष्मा किस किस कारक पर निर्भर करती है, ये चीज आपको बताना है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि सर जब किसी चालक पदार्थ से लगातार बहुत ज्यादा लंबे समय तक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है तब वो चालक तार क्या हो जाता है, आप कहते हैं गुरुजी गर्म हो जाता है। और विद्युत प्रवाहित होने से चालक तार का गर्म हो जाना क्या कहलाता है, आप सभी कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसी को इंग्लिश में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं सर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, आप सभी कहेंगे कि जब चालक पदार्थ से लंबे समय तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक पदार्थ गर्म हो जाता है, और इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के लिए ऊष्मीय नियम कौन दिया था, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के लिए
उष्मीय नियम कौन दिया था? आप सभी कहेंगे कि सर जूल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? जूल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अच्छा, इन्होंने अपने नियम में क्या बताया था? तो सर इन्होंने अपने नियम में बताया था कि अगर कोई चालक पदार्थ जिसकी प्रतिरोध R हो, जिससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, कितना देर तक? T समय तक, तो इस चालक पदार्थ के गर्म होने से जो ऊष्मा मिलेगी उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? U से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर H से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस ऊष्मा का परिमाण क्या होगा? तो इन्होंने बताया था कि ऊष्मा का परिमाण I² के फॉर्म में होगा, यानी कि I² के बराबर होगा। यहाँ पे I क्या है? आप कहेंगे सर विद्युत धारा है। I क्या है? विद्युत धारा है। और आपका R क्या है? आप कहेंगे गुरुजी ये प्रतिरोध है। क्या है सर? प्रतिरोध है। और ये T क्या है? तो सर समय है। क्या है? समय है। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी चालक पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और गर्म होने के बाद जो हमको धारा का ऊष्मीय प्रभाव देखने को मिलता है, उस दौरान जो ऊष्मा निकलती है वो कितना होती है? तो आप सभी कहेंगे I² होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि सर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के दौरान जो ऊष्मा निकलती है वो किस किस चीज पर निर्भर करती है? आप सभी कहेंगे विद्युत धारा पर निर्भर करती है, प्रतिरोध पर निर्भर करती है, साथ ही साथ समय पर निर्भर करती है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऊष्मा के जूल नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा कुछ कारकों पर निर्भर करती है, इसमें निम्न में से किसे आरोपित किया जा सकता है? आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है सर्किट में प्रवाहित हो रही धारा। आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऊष्मा जो निकलती है वो विद्युत धारा, प्रतिरोध और समय तीनों पर निर्भर होती है। तो आपका पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि धारा, चालक का प्रतिरोध और इसमें धारा के प्रवाहित होने की समय अवधि। आप कहेंगे सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ऊष्मा जो है वो किस किस चीज पर निर्भर करती है? तो I पर, R पर और T पर निर्भर करती है। बाकी के दो ऑप्शन को आप जस्टिफाई कर पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि OTEC पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परतों और गहरी परतों के बीच तापांतर डैश होना चाहिए। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 250 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 50 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि OTEC पावर प्लांट लगाने के लिए, OTEC पावर प्लांट लगाने के लिए समुद्र के ऊपरी सतह और गहराई वाला जो सतह है उस दोनों के बीच ताप का अंतर कितना होना चाहिए, ये चीज़ आपको बताना है। आप सभी कहेंगे कि सर पहले तो ये बताओ कि ये OTEC का फुल फॉर्म क्या होता है। ध्यान में रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है ओशियन थर्मल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। क्या होता है सर इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म होता है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ध्यान में रखिएगा, इस कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? रूपांतरण होता है। तो आप सभी इसको कंजर्वेशन मत समझिएगा, कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण होता है। अच्छा, आप कहेंगे कि सर इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? तो ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम लोग हिंदी में महासागरीय ताप ऊर्जा रूपांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर इसको हिंदी में? महासागरीय ताप ऊर्जा रूपांतरण कहते हैं। आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि OTEC पावर प्लांट से किस चीज का उत्पादन होता है? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि OTEC पावर प्लांट से किसका उत्पादन होता है? तो सर विद्युत का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? विद्युत का उत्पादन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि OTEC पावर प्लांट लगाने के लिए समुद्र के ऊपरी सतह और गहराई वाली सतह के बीच में ताप का अंतर कितना होना चाहिए? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इस पावर प्लांट को लगाने के लिए समुद्र के ऊपरी सतह और ऊपरी सतह से 2 किलोमीटर नीचे तक का जो गहराई वाला सतह होगा, ऊपरी सतह से 2 किलोमीटर नीचे तक का जो गहराई वाला सतह होगा, इस दोनों के बीच में तापांतर कितना होगा? आप कहेंगे सर 20 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि OTEC पावर प्लांट लगाने के लिए समुद्र के ऊपरी सतह और गहराई वाली सतह के बीच में ताप का अंतर कितना होना चाहिए? आप सभी कहेंगे 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका OTEC पावर प्लांट है ये आपका ऊर्जा का किस प्रकार का स्रोत है? आप सभी कहेंगे कि सर ये जो हमारा पावर प्लांट है ये ऊर्जा का अक्षय ऊर्जा स्रोत कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षय ऊर्जा स्रोत। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं।
क्या कहते हैं सर? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। आप कहेंगे अक्षय ऊर्जा स्रोत क्या होता है? तो सर इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा ऊर्जा स्रोत जिसका क्षय नहीं होता है, यानी कि जो नष्ट नहीं हो सकता है, क्या कहलाएगा? अक्षय ऊर्जा स्रोत कहलाएगा। या वैसा ऊर्जा स्रोत जिससे ऊर्जा हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, क्या कहलाता है? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहलाता है। और जो आपका ओटीसी पावर प्लांट है, ये आपका किस टाइप का ऊर्जा स्रोत है? आप कहेंगे अक्षय ऊर्जा स्रोत है। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ ले ये जो हमारा ओटीसी पावर प्लांट है, ये ऊर्जा का कौन सा रूप है? आप सभी कहेंगे कि सर ये ऊर्जा का महासागरीय रूप है। आप सभी को मालूम होगा कि महासागरीय ऊर्जा कई रूप में आपको प्राप्त होते हैं, और वो रूप आपका कौन कौन सा होता है? तो सर ज्वारीय ऊर्जा होता है। महासागर में जो तरंग उठता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? तरंगीय ऊर्जा कहते हैं। साथ ही साथ जो आपका समुद्री ताप ऊर्जा होता है, जो आपका समुद्री ताप ऊर्जा होता है, ये सब के सब क्या है सर? तो महासागरीय ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है ध्वनि का वेग होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम। दूसरा ऑप्शन है सर्दी और गर्मियों में एक समान। तीसरा ऑप्शन है मौसम पर निर्भर नहीं है। और चौथा ऑप्शन है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ध्वनि का वेग सर्दी में ज्यादा होता है या फिर गर्मी में ज्यादा होता है, या फिर गर्मी में कम होता है या फिर सर्दी में कम होता है। क्या होगा इसका आंसर? ये चीज आपको बताना है। आप सभी क्या कहते हैं ध्वनि के वेग के बारे में? आप सभी कहते हैं कि सर ध्वनि को गमन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो माध्यम की जरूरत होती है। और आप सभी ये भी कहते हैं कि सर ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है? ठोस में चलती है। और ठोस से कम तेज किस में चलती है? द्रव में चलती है। और ठोस और द्रव दोनों से कम तेज किस में चलती है? तो सर गैस में चलती है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि के वेग को कुछ कारक प्रभावित भी करते हैं। और आप सभी कहते हैं कि सर यही कारक तो हमको याद नहीं रहता है। तो आज से आपको 100% याद रहेगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि का जो वेग है वो किस किस कारक से प्रभावित होती है? आप सभी कहेंगे ध्वनि का वेग एचटीपी और माध्यम के वेग से प्रभावित होती है। ध्वनि का वेग किससे प्रभावित होती है सर? तो एचटीपी और माध्यम के वेग से प्रभावित होती है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये एचटीपी क्या है? ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हम लोग H से क्या समझेंगे? यहाँ पे हम लोग H से ह्यूमिडिटी समझेंगे। क्या समझेंगे सर? ह्यूमिडिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि अगर आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा सर? बढ़ेगा। आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा सर? बढ़ेगा। साथ ही यहाँ पे जो आपका T है, इससे आप क्या समझेंगे? तो आप सभी कहेंगे सर इसको हम लोग टेम्परेचर समझेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि का वेग किससे प्रभावित होता है? तापमान से भी प्रभावित होता है। अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा, और अगर तापमान घटेगा तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा सर? घटेगा। साथ ही यहाँ पे जो आपका P है, तो P4 आप क्या समझेंगे? प्रेशर समझेंगे। और इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग हिंदी में दाब कहते हैं। और नो डाउट आप सबों ने कई दफा याद किया होगा कि सर ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भी आपका एक क्वेश्चन हो जाता है, आप इसका खास ख्याल रखेंगे। साथ ही जब हम लोग माध्यम के वेग की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि सर माध्यम के वेग की दिशा में, माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि का वेग बढ़ता है, जबकि माध्यम के वेग के विपरीत दिशा में ध्वनि का वेग घटता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम। दूसरा ऑप्शन है सर्दी और गर्मियों में एक समान। तीसरा ऑप्शन है मौसम पर निर्भर नहीं है। और चौथा ऑप्शन है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि सर सर्दी में जो तापमान होता है, सर्दी में जो तापमान होता है वो क्या होता है? तो सर कम होता है। जबकि गर्मी में जो तापमान होता है वो क्या होता है सर? तो आप सभी कहते हैं कि सर गर्मी में तापमान ज्यादा होता है। गर्मी में तापमान क्या होता है? ज्यादा होता है। तो आप सभी क्या कह सकते हैं? आप सभी कह सकते हैं कि सर सर्दियों में ध्वनि का वेग कम होगा, जबकि गर्मियों में ध्वनि का वेग क्या होगा सर? ज्यादा होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि अगर वायु में टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, वायु में टेम्परेचर को
1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि का वेग कितना बढ़ेगा? आप सभी कहेंगे अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। क्या कहेंगे? अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाएगा? 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है प्लाज्मा, गैसीय, तीसरा ऑप्शन है ठोस और चौथा ऑप्शन है तरल। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 257 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका जल है इसका भौतिक अवस्था क्या होगा? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर वाटर जो है ये तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या होता है? बॉयल होना शुरू हो जाता है, जबकि यहाँ पे बात 257 डिग्री सेल्सियस की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टेम्परेचर पे जो हमारा जल होगा वो किस अवस्था में बदल जाएगा? आप सभी कहेंगे कि सर 257 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है वो गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। किस अवस्था में बदल जाएगा? गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है? आप सभी कहेंगे गैसीय है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस टेम्परेचर पर जल का जो भौतिक अवस्था है वो ठोस रूप में बदल जाएगा, आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर जल जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? जम जाता है। जब ये जमेगा तो क्या बन जाएगा सर? बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। और हम सभी क्या कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो जल है वो किस स्थिति में पाया जाएगा? तो सर ठोस की स्थिति में पाया जाएगा। किस स्थिति में पाया जाएगा? ठोस की स्थिति में पाया जाएगा। साथ ही साथ आप सभी ये भी ध्यान में रखना कि जल का घनत्व मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे होता है? जल का घनत्व मैक्सिमम किस तापमान पे होता है? आप सभी कहेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि जल का घनत्व कितना होता है, आप सभी क्या कहेंगे? जल का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। कितना होता है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में प्लाज्मा अवस्था भी दिया हुआ है। मेरे मित्र ये सीधा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? और आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। साथ ही आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में गैसीय अवस्था भी है। तो ध्यान में रखिएगा कि गैसीय अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उसके कणों का गतिज ऊर्जा ठोस द्रव की अपेक्षा क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। या आप इसको सरल भाषा में याद रख सकते हैं कि गैस के जो कण होते हैं उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा होती है। नेक्स्ट आप कहेंगे कि सर ठोस दिया हुआ है, तो आप सभी समझ रहे होंगे कि ठोस, द्रव और गैस तीनों ही क्या है सर? पदार्थ का लोकप्रिय अवस्था है। चौथा अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाता है और पांचवा अवस्था आपका कौन सा है? तो सर बीईसी है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट होता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तरल अवस्था भी है। तो मेरे मित्र नो डाउट आप सभी समझ रहे होंगे कि जल जो है वो आपका किस स्टेट में रहता है? आप कहते हैं लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड का ही हिंदी क्या होता है सर? तरल होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 0 जूल, दूसरा ऑप्शन है 4000 जूल, तीसरा ऑप्शन है 8000 जूल और चौथा ऑप्शन है आपका 4 लाख जूल। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मान लीजिए कि ये आपका क्या है सर? अर्थ है, पृथ्वी है, और इस अर्थ के चारों ओर कोई एक सैटेलाइट है, यानी कि उपग्रह है, जो क्या कर रहा है सर? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। और सर जब ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है तो इस ग्रह पथ की त्रिज्या कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में? तो सर 40,000 किलोमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 40,000 किलोमीटर दिया हुआ है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर इस 40,000 किलोमीटर त्रिज्या वाले ग्रह पथ में घूमता है तो इस उपग्रह के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? W इक्वल टू व्हाट? ये चीज आपको बताना है। मेरे मित्र आप सभी सोच रहे होंगे कि सर इतना भास्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा? बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। बस और बस आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है, क्या कि जब भी आप वृत्तीय गति की बात करते हैं
जब भी आप किसकी बात करते हैं सर, वृत्तीय गति की बात करते हैं, सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, तो आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि सर जब कोई वस्तु वृत्ताकार पाथ पर या जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग में घूमती है तब जो उसका विस्थापन होता है वो कितना होता है, तो आप सभी कहते हैं 0 होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं कि सर अगर ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा तो एक पूरा चक्कर लगाएगा तो ये कहां होगा, आप कहेंगे सर जब ये पूरा चक्कर लगाएगा तो घूम करके फिर ये यहीं पे आ जाएगा, तो विस्थापन इसका क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सभी क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई वस्तु इनिशियल पॉइंट से चलना शुरू करती है और फिर से वो इनिशियल पॉइंट पे ही आ जाती है, यानी कि अपने प्रारंभिक बिंदु पे ही आ जाती है, तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होती है वो तो 2 गुना होता है, लेकिन विस्थापन क्या हो जाता है, आप सभी कहते हैं सर विस्थापन 0 हो जाता है। विस्थापन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप बताइए, आपसे पूछा जा रहा है कि जब ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी W इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं Fs होता है, क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है। और आप सभी क्या कह रहे हैं कि सर जब ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा तो इसका विस्थापन 0 हो जाएगा, तो आप F इंटू जब 0 करेंगे तो आप बताइए कि किया गया कार्य कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 0 हो जाएगा। तो बताइए सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसका कुछ ना कुछ वेग भी होगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सर उपग्रह का जो वेग होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आप सभी कहेंगे कि सर उपग्रह का जो वेग होता है उसको हम लोग कक्षीय वेग के नाम से जानते हैं, और कक्षीय वेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, VO से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। और अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि कक्षीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी क्या कहेंगे, √Gme बटा RE प्लस H होता है। कक्षीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो √Gme बटा RE प्लस H होता है। ध्यान में रखिएगा, G क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, me क्या है तो मास ऑफ अर्थ है, RE क्या है सर, तो सर रेडियस ऑफ अर्थ है, और H क्या है तो सर ऊंचाई है। तो आप इस फॉर्मूला को भी ध्यान में रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई उपग्रह पृथ्वी के बहुत ही निकट तल में आकर के पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, अगर कोई उपग्रह पृथ्वी के बहुत ही निकट आकर के उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है तब उसका कक्षीय वेग कितना होता है, तो आप सभी कहेंगे कि सर एग्जैक्टली कक्षीय वेग तो 7.9 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन हम लोग इसको राउंड फिगर में क्या कहते हैं, 8 मीटर पर सेकंड। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि अगर कोई उपग्रह पृथ्वी के निकट तल में आकर के पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा तब उसका कक्षीय वेग कितना माना जाएगा, 7.9 मीटर पर सेकंड, या फिर इसी को राउंड फिगर में 8 मीटर पर सेकंड माना जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब कार एक मोड़ लेती है तो कौन सा बल है जो बाहर की ओर धक्का देता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि सर जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चल रही होती है तब उस वस्तु के गति को बैलेंस करने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है। आप सभी कहते हैं सर अभिकेंद्रीय बल लगता है। और किसी भी वस्तु के वृत्ताकार गति के लिए कौन सा बल आवश्यक होता है, आप कहते हैं अभिकेंद्रीय बल आवश्यक होता है। अच्छा, अभिकेंद्रीय बल किधर लगता है, तो सर ये वस्तु से वृत्त के केंद्र की ओर लगता है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जब कार मोड़ लेती है तो हमें बाहर की ओर धक्का देती है, यहाँ पे बाहर की ओर कौन सा बल धक्का दे रहा है। ध्यान में रखिएगा कि इस केंद्र से बाहर की ओर कौन सा बल लगता है, तो सर अपकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है। यानी कि जब कार क्या होता है सर, मोड़ लेती है तो जो बल हमें बाहर की ओर धक्का देती है वो बल आपका कौन सा होता है, अपकेंद्रीय बल होता है। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और नो डाउट अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल इस दोनों ही के बारे में मैंने कई बार आपको पीछे के सेशन में बताया है। ध्यान में रखिएगा कि आपके ऑप्शन में जो घर्षण बल है ये क्या है सर, एक प्रकार का अपोजिटिंग फोर्स है, यानी कि विरोध करने वाला बल है। आप कहेंगे सर हम कैसे समझेंगे। मेरे मित्र जब आप किसी सतह पर चलते हैं तो उस सतह के द्वारा आपके ऊपर क्या किया जाता है, एक विरोध बल लगाया जाता है, अपोजिटिंग फोर्स लगाया जाता है जो आपके गति का क्या करता है, विरोध करता है। जैसा कि थोड़ा देर के लिए आप मान लो ये आपका कोई सतह है और आप इस पे चलना चाहते हो
तो जैसे ही आप इस पे आगे बढ़ना चाहोगे, ये सतह क्या करेगा, आपके पैर पे इधर विपरीत दिशा में एक बल लगाएगा। तो सर इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, इसी बल को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल क्यों उत्पन्न होता है, तो सतह के रफनेस के चलते, रुखापन के चलते घर्षण बल उत्पन्न होता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तनाव बल भी है, तो ध्यान में रखिएगा कि तनाव के चलते जो बल उत्पन्न होता है उसी को क्या कहा जाता है, तो गुरुजी तनाव बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तनाव बल कहा जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है। दूसरा ऑप्शन है कहा जाता है कि वह गतिशील है। तीसरा ऑप्शन है कहा जाता है कि उसमें कुछ दूरी तय की है। और चौथा ऑप्शन कहा जाता है कि वह आराम की स्थिति में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदल रही होती है, मेरे मित्र मैंने आपको क्या बताया है पीछे के सेशन में कि सर जब भी हम लोग वस्तु के गति की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गति की यानी कि मोशन की बात करते हैं, तो हम सभी क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि सर अगर वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष बदल रही होती है तब वस्तु किस में कहा जाता है, गति में कहा जाता है। और अगर वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष नहीं बदल रही होती है, अगर वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष नहीं बदल रही होती है तब वस्तु को किस में कहा जाता है, तो गुरुजी विराम में कहा जाता है, यानी कि रेस्ट में कहा जाता है। भाई मेरे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है, आप सभी क्या कहेंगे, सर अगर समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो वस्तु गतिशील है। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वह डैश है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है सोना, सिलिकॉन, रेडॉन, यूरेनियम। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीधे सीधे समझिएगा कि ऐसा कौन सा दिए गए ऑप्शन में तत्व है जिसका परमाणु संख्या 92 है और जिसकी खोज 1789 ईस्वी में की गई है, और साथ ही ये जो तत्व है ये क्या है सर, रेडियोधर्मी गुण को शो करता है, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट माना जाता है। आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर हम लोगों ने कई दफा याद करा है कि यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 92 होता है, और इसका परमाणु भार कितना होता है, 238 होता है। और ये आपका कौन सा एलिमेंट है, आप सभी कहते हैं कि सर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी कि ये आपका रेडियोधर्मिता की गुण को शो करता है। और इसका खोज किसने करा था, तो आप सभी कहते हैं कि सर इसका खोज कैलेप्रोथ नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा था, कैलेप्रोथ नामक वैज्ञानिक ने करा था। कब करा था, तो सर 1789 में करा था। तो आप क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, यानी कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि यूरेनियम का अयस्क क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर यूरेनियम का जो अयस्क है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिंच ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, पिंच ब्लेड। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से पिंच ब्लेड किसका अयस्क है, आप सभी क्या कहेंगे, यूरेनियम का अयस्क है। आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी रेडियोधर्मिता की खोज किसने करा था, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करा था। नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि रेडियोधर्मिता की खोज या रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो सर हेनरी बैकुरल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी सर, हेनरी बैकुरल के द्वारा की गई थी। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में सोना भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि सोना का सिंबल क्या होता है, Au होता है। और ये सिंबल कहां से आया है, तो सर इसके लैटिन नेम ऑरम से आया है। साथ ही इसके बारे में खास बात आप ध्यान में रखिएगा कि सोना को क्या बोला जाता है, तो सर इसको नोबेल मेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नोबेल मेटल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि सोना किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, यानी कि रिएक्ट नहीं होता है।
साथ ही आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में सिलिकॉन भी दिया हुआ है, तो आप सभी याद रखेंगे कि सिलिकॉन आपको कहां से मिलती है, आप कहेंगे सर SiO2 से मिलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसी को हम लोग सिलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिका कहते हैं। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि सिलिकॉन आपका क्या है, धातु है, अधातु है या उपधातु है, आप सभी कहेंगे कि सर सिलिकॉन जो है ये उपधातु है, यानी कि मेटालॉइड है। मेरे मित्र आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में रेडॉन भी दिया हुआ है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि रेडॉन का सिंबल क्या होता है, Rn होता है। और रेडॉन क्या है, आप सभी कहेंगे कि सर रेडॉन जो है ये एक अक्रिय गैस है। क्या है सर, अक्रिय गैस। साथ ही ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि रेडॉन का खोज किसने करा था, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे रेडॉन का खोज अर्नेस्ट ड्रोन नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा था, अर्नेस्ट ड्रोन नामक वैज्ञानिक ने करा था। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O2, तीसरा ऑप्शन है H2 प्लस Cl2 और चौथा ऑप्शन है HN3 प्लस HCl। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन चारों में से किस में डाल्टन का जो आंशिक दाब नियम है, डाल्टन का जो आंशिक दाब नियम है वो लागू नहीं होता है। तो सर आपका एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि आंशिक दाब नियम किसने दिया था, तो आप सभी क्या कहेंगे, डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। आप कहेंगे गुरुजी आंशिक दाब नियम क्या था, तो ध्यान में रखिएगा कि डाल्टन ने बताया कि जब दो गैस आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं, आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं, आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो दोनों गैसों का कुल दाब, तो दोनों गैसों का कुल दाब इस गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, तो आप सभी क्या याद रखेंगे, आप सभी याद रखेंगे कि डाल्टन का आंशिक दाब नियम कहता है कि जब दो गैस आपस में रिएक्शन नहीं करता है, तब दोनों ही गैस का जो कुल दाब होता है वो उस दोनों ही गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। आप कहेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा समीकरण डाल्टन के आंशिक दाब का पालन कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है। तो आप सभी की पॉइंट क्या याद रखेंगे, आप सभी की पॉइंट याद रखेंगे कि जब दो गैस आपस में अभिक्रिया नहीं करेगा तब सर उस पर क्या लागू होगा, तो डाल्टन का आंशिक दाब नियम लागू होगा। आप अपने समीकरण में क्या देख रहे हैं कि आपका जो पहला समीकरण है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, क्या आपने कभी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को रिएक्ट करते हुए देखा है, या फिर ये जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनेगा, इसका प्रतिफल आपको मालूम है। आप कहेंगे सर इतने बड़ी लाइफ में अभी तक हमको तो ऐसा रिएक्शन नहीं पता चला है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है सर, गैस है, और ये दोनों कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, यानी कि ये आपका रिएक्ट नहीं होता है। आप कहेंगे कि सर हमारा जो अगला ऑप्शन है उसमें है NO+O2, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आप सभी क्या कहेंगे, सर ये NO3 बना लेगा। क्या बना लेगा, NO3 बना लेगा, यानी कि नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बना लेगा। तो सर ये तो रिएक्ट कर रहा है। आपका तीसरा ऑप्शन है H2+Cl2। आप सभी कहेंगे कि सर ये दोनों जब गैस रिएक्ट करेगा तो ये HCl बना लेगा। और आपका चौथा ऑप्शन है HN3+HCl। HN3 को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि HN3 जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो NH4Cl+N2 आपका बनता है। आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो बाकी का तीन ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी रिएक्ट करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इन सारे गैसों में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है सर, रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो डाल्टन का आंशिक दाब नियम क्या कहता है, जब दो गैस आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं तो दोनों गैस का कुल दाब इस गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो आंशिक दाब नियम को फॉलो करने के क्या होना चाहिए, तो सर गैसों के बीच अभिक्रिया नहीं होना चाहिए। तो अब आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करता है।
उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि समभारिकों में डैश की संख्या समान होती है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है आयन, नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समभारिक में कौन सा चीज समान होता है। ध्यान में रखिएगा, समभारिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। और इसके नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? समभारिक, मतलब वैसे तत्व जिसका भार क्या हो? समान हो, किंतु परमाणु संख्या क्या हो? अलग अलग हो। क्या कहलाता है? समभारिक कहलाता है, आइसोबार कहलाता है। या आप सभी ये भी कह सकते हैं कि सर वैसे तत्वों का समूह जिसकी परमाणु संख्या अलग अलग हो किंतु परमाणु द्रव्यमान क्या हो? समान हो। क्या कहलाता है? समभारिक कहलाता है। जैसे कि आप सभी बात करते हैं आर्गन 1840 की, पोटेशियम 1940 की और कैल्शियम 2040 की। आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि सर यहाँ पे आर्गन का भी एटॉमिक मास 40 है, पोटेशियम का भी 40 है और कैल्शियम का भी क्या है सर? 40 है। यानी कि तीनों का जो परमाणु भार है वो क्या है? समान है। जबकि इन तीनों का जो परमाणु संख्या है वो क्या है? अलग अलग है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका आइसोबार कहलाएगा, यानी कि समभारिक कहलाएगा। ध्यान में रखिएगा कि सर आप सभी पीछे के सेशन में क्या पढ़े हैं? आप सभी पढ़े हैं कि सर किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है वो उसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे इन सारे में प्रोटॉन की संख्या की बात करें तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे गुरुजी इसका परमाणु संख्या 18 है, इसका प्रोटॉन संख्या भी क्या होगा? 18 ही होगा। और इसका परमाणु संख्या 19 है, इसका प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगा? 19 ही होगा। और इसका भी प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? 19 ही होगा। मेरे मित्र यहाँ पे जो आपका द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है या परमाणु भार दिया हुआ है, तो आप सभी क्या कहते हैं परमाणु भार के बारे में? आप कहते हैं कि सर परमाणु भार को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और ए इक्वल टू क्या होता है? P प्लस N होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर परमाणु भार कहते हैं। यानी कि इन सब में परमाणु भार समान है, तो जाहिर सी बात है कि इन सब का जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होगा वो कितना होगा? तो गुरुजी 40 होगा। कितना होगा? 40 होगा। मेरे मित्र आप सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं सर इसी को हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा आप सभी ये भी कहते हैं कि गुरुजी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? तो सर नाभिक में होता है। कहां पे होता है? तो परमाणु के नाभिक में होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर जितने भी समभारिक होते हैं उसमें नाभिक क्या होता है? समान होता है। काहे कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। और जो भी समभारिक होगा सबका परमाणु भार क्या होगा? समान होगा। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समभारिकों में डैश की संख्या समान होती है, हम सभी कहेंगे नाभिकों की संख्या समान होती है। दैट्स व्हाई सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि समस्थानिक में कौन सा चीज समान होता है, तो ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग समस्थानिक की बात करते हैं तो इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर इसी को इंग्लिश में हम लोग आइसोटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटॉप। और इसके भी नाम से ही स्पष्ट है, समस्थानिक मतलब क्या कि वैसे तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, क्या कहलाएगा? समस्थानिक कहलाएगा, आइसोटॉप कहलाएगा। जैसे कि आप सभी बात करते हो कार्बन 612 और कार्बन 614 की, तो आप सभी क्या देख रहे हैं? आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है दोनों का परमाणु संख्या क्या है सर? समान है, किंतु द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग है। ये क्या कहलाएगा? आइसोटॉप, समस्थानिक कहलाएगा। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि समस्थानिक में निम्नलिखित में से क्या समान रहता है, आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या होती है। तो जाहिर सी बात है कि कार्बन 612 में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। और कार्बन 614 में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो सर यहाँ भी परमाणु संख्या 6 ही है, तो यहाँ भी सर प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो गुरुजी 6 ही होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है सर? समान होती है। साथ ही आप सबों को यह भी मालूम है कि प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर समस्थानिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? समान होती है। जबकि यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी सर? भिन्न होगी।
मेरे मित्र इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस करा। अगले सेशन में हम लोग 14 से लेकर के 25 तक की बात कर लेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपका वीडियो सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, और लंबा हो जाता तो फिर ये आपको परेशानी हो जाती। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।